दिस रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 जनवरी 2024 को क्वेश्चन अभी हुआ था एग्जाम हमारा, है ना, सीटेट का। तो मैं यहाँ पर आपके लिए सेट एम का ये क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने और आंसर की के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं जो जो मैं दे रही हूँ आपके पास आती जाएं और आप और अच्छे ढंग से सीटेट की तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। जो अब देने जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम, उनके लिए भी हेल्पफुल है और जिन लोगों ने दे चुके हैं वो अपने आंसर की यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं और डिस्कस मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्कशन के साथ होगी ये सारी वीडियोस। चलिए, फर्स्ट है क्वेश्चन पेपर, इसमें सीडीपी का लिया है मैंने, ठीक है। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए, प्याजे और वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग, ये थ्योरीज मैंने टोटल डिटेल में बताई थी आपको, है ना। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या था, किसी को हेल्प देकर करना, स्कैप फोल्डिंग के द्वारा, है ना, या फिर जेडपीडी। तो देखिए इसमें कहाँ पर है, फर्स्ट है छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, सेकंड है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। देखिए क्या कह रहा है ये, इसका मतलब सपोर्ट देके, सपोर्ट एंड द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, यही बात मैंने अभी बताई, वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग होगी ये, है ना। तो देखिए यही बात यहाँ पर सही है। फिर भी हम थर्ड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्या है, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, और फोर्थ, केवल उन्हीं कार्य को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। नहीं, देखिए इसके अनुसार कौन सी है, वाइगॉत्स्की के अनुसार, जी हाँ, सेकंड ऑप्शन इज राइट, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्केप फोल्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान पूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को, नॉट पूछा है मीन्स नहीं वाला वर्ड है, क्या चीज, असत्य बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिएगा, पढ़ते हैं। किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, तो ये बात तो सही है। किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। कहने का मतलब है ये प्रोसेस ऐसा है जो कि लीड टू सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। किशोर अवस्था की क्या बात होती है, ये क्या कर रहा है, यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, सही है ये भी, है ना। थर्ड है, किशोर अवस्था बचपन और वयस्क के बीच, है ना, एडोलसेंस के और इसके मतलब चाइल्डहुड के और एडल्टहुड के बीच की जो अवस्था मानी है ना, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। बात बिल्कुल सही है भाई, ये जो किशोर अवस्था की जो स्टेज होती है वो ना तो चाइल्डहुड होती है ना एडल्टहुड, उसके बीच की स्टेज कही जाती है ना। फोर्थ है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। देखिए क्या कहा है इसमें कि एक समान तरीके से, ठीक है, चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर के बच्चे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, यूजर इन एंड एक्सपीरियंस एडोलसेंस इन ए सिमिलर मैनर, मतलब एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश, क्या वो एक समान तरीके से अलग अलग संस्कृति की किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। देखिए यही बात यहाँ पर कौन सी बात सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएगा और यही बात पूछी है ना। वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है।
मीन्स क्या कहना चाह रहा है, उसको वो इसलिए वो प्रतियोगिता में भाग ले रही है, नृत्य प्रतियोगिता डांस कंपटीशन में इसलिए वो भाग ले रही है कि उसको वो प्रथम पुरस्कार जो उसको कुछ प्राइज मिलने वाला है, नकद पुरस्कार जो मिल रहा है उसमें रुचि है। ठीक है, उसके अंतरात्मा मतलब अंदर से वो नहीं जान के चाहती, बस वो उसका क्या है, बाहरी है ना, बाहरी तरीके से बाहरी मोटिवेशन है उसके लिए कि क्या है कि उसको पुरस्कार चाहिए वो, है ना। तो ये कौन सा है, बाहरी रूप से प्रेरित करना, एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड। अगर वो कहता है कि हाँ वो खुद से, है ना, खुद से उसका मन खुद से करता है नृत्य प्रतियोगिता करने का, तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित होती। यहाँ क्या है, बाहरी रूप, किसी को पुरस्कार देना, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बाहरी रूप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए, देखिएगा, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सेकंड है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। थर्ड, भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। या फिर फोर्थ, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो क्या होगा इसका, जी हाँ, थर्ड ऑप्शन, कंसीडर डिफरेंस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान, ज्ञान क्या है, देखिए, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है क्या ये। सेकंड, अंत्यक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। थर्ड, अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होकर, ये तो नहीं है, ये तो उन्होंने दिया था, है ना, वाइगोत्स्की जी ने। फोर्थ है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता से के साथ मापा जाता है। तो जी हाँ, जीन प्याजे ने क्या किया, पर्यावरण जो है, ठीक है, कैसा है, कंस्ट्रक्ट बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है ना, यही कहा है हमारे जीन प्याजे ने। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएंगे सिक्स क्वेश्चन की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, या फिर मानव संदर्भित होता है। कैसा होता है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक डायनेमिक होता है। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। गतिशील, सिर्फ वस्तुनिष्ठ करेंगे, एमसीक्यूज जिसमें आते हैं ना, सिर्फ यस नो में जवाब देंगे, तो ये बात नहीं होगी वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की। ठीक है, कहां पर होगी, जहां बच्चा भी एक्टिव हो रहा हो। ठीक है, एक गतिशील होता है, डायनेमिक। वेरी गुड, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, या फिर पुनर्प्राप्ति। जी हाँ, अटेंशन, ध्यान देना। ठीक है, ये अर्थ निर्माण में और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इंग्लिश में भी पढ़ देती हूं मैं। Which of the following is an example of a question that require students to analyze information? First, to kill a
मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड का उपन्यास का विषय क्या है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवादक का उपयोग कैसे करते हैं? या फिर फोर्थ, टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? बताइए, इसमें देखिएगा कौन सा आंसर होगा इसमें। ठीक है, जी हाँ, किसी चीज का सिर्फ व्हाट, क्या, कैसे जो आता है या हु से कोई आंसर आती है, इसका नायक कौन है, ठीक है, एक एक वर्ड्स का आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन जहां पर जैसे देखिए हाउ, है ना, कैसे हुआ ये काम, किसने इस चीज पर विचार किया, ठीक है, जिसमें एनालाइज्ड हो रहा है, माइंड जो है, माइंड बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है उसमें। सिर्फ वन वर्ड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें वो चीज रॉन्ग हो जाएगी, एनालाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन है ना, इसमें एनालाइज कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड, यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि ऊपर के दोनों क्वेश्चन में इसके विषय क्या है, कथानक क्या है ये पूछा है, नायक कौन है फोर्थ में ये पूछा, लेकिन किस उस चीज का हम उपयोग कैसे करेंगे, इसमें माइंड हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग लग रही है, अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं कि हाँ ये भी है ना, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस अब सीटेट में काफी पूछे जाने लगे, है ना, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है, जिस जो कि सेशन दिया हुआ है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादितों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। इसका रीजन क्या दिया है इन्होंने, ठीक है, बात तो है ना, इसका रीजन क्या है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, है ना, ये उसकी बात बिल्कुल सही कह रहा है ना, कह रहा है ना, देखिए शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता स्टेरियोटाइप, मैंने बताया था ना, स्टेरियोटाइप और स्टेरियोबायसिस क्या होता है, स्टेरियोटाइप मींस होता है कि लड़की और लड़के में भेदभाव करना, और बायसिस किसी एक की तरफ, किसी या तो लड़के की तरफ या लड़की की ज्यादा झुकाव होना, है ना। तो ये क्या करता है, देखिए सेकंड, इसका रीजन क्या दिया है इन्होंने, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील है, ऊपर जो बात दी है हमारा सेशन, इसका मतलब है कि शिक्षक चिंतनशील है इस चीज में, किस चीज में, हमारे स्टेरियोटाइप में और बायसिस में। तो ठीक है, ये आंसर केस में आ जाएगा, जी हाँ, ए और आर जो कही गई है दोनों बात सही है, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है, both A and R are true and R is the correct explanation of A। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिन की आलोचना का केंद्रित तर्क है, ये मैंने आपको समझाया था कोहलबर्ग का, ठीक है, तो किस पर है ये नारीवादी दृष्टिकोण पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। चलिए, इसकी डिटेल में मैंने कोलबर्ग की पूरी थ्योरीज आपको समझाई हुई है, आप मेरी वहां पर वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, अभिकथन एक और है यहाँ पर असर्शन और रीजन। फर्स्ट है यहाँ पर असर्शन किया दिया है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या दिया है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। अब देखिए ये इसका क्या रीजन क्या दे रहा है ये, है ना, तो क्या है ये, दोनों बात ही सही है, लेकिन देखिए ये चीज जो आर है ना, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, ये ऊपर जो उसने जो वो दिया है ना असर्शन, उसकी ठीक व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दो बात तो दोनों ही सही है,
ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा, जी हाँ, इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं ये बातें, है ना, व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं वो सही। सेकंड, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, बताया था मैंने आपको, डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है डिसलेक्सिया, जी हाँ, जो हम बोल रहे हैं, है ना, कि क्या है, सा को वॉस पढ़ रहा है बच्चा, है ना, ध्वनि, जी हाँ, ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना, न्यूरोलॉजिस्ट, यस, जो हमारा होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट, लिंक साउंड विथ सिंबल्स, ठीक है ना। डिसलेक्सिया एक तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे 13 क्वेश्चन की ओर। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। देखिए जी, फर्स्ट ऑप्शन दिया है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद कराना। क्या सिर्फ परिभाषा याद कराना, रोड मेमोराइजेशन हमेशा निगेटिव की ओर जाता है, तो यहाँ पर यह आंसर निगेटिव में होगा, गलत है। विद्यार्थियों को सिर्फ क्या कहा है इसमें, बहुविकल्पी प्रश्न को, है ना, तो सिर्फ एमसीक्यू या बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है ना, इनको पूरी तरह काम करने के लिए कह दें, ये भी बात गलत हो जाएगी सिर्फ, है ना। थर्ड है शिक्षार्थियों को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। देखो एसआर कंडीशनिंग दे दी उन्होंने, है ना, इस मेथड से करें। फोर्थ है छात्रों को क्या कहा जाए, छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स में, है ना, यूनिट में डिवाइड कर दें और यूनिट्स में उनको सॉल्व करने के लिए दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। वेरी गुड, यही आंसर राइट हो जाता है। क्या कह रहा है इसमें, छात्राओं को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करने को कह रहा है। तो किस तरीके से उनको ये रणनीति, किस तरीके से ये हमारा जो आगे प्रोसेस है क्लासरूम का, है ना, कौन सी विधि बहुत अच्छी रणनीति होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे समूह में उनको यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, उन्हें शोध करने देंगे और उसके बाद निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अब हम 14 क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। मैंने बताया था कोहलबर्ग की अलग अलग अवस्थाएं, है ना, 3 स्टेजेस बताई थी, उसके अंदर 3 लेवल्स, 2 स्टेजेस उसमें अलग अलग थी सबकी, है ना। तो तर्क और कानून की, जिसमें तर्क और कानून की बात आई, तो वो कौन से स्टेज में आ जाता है, जी हाँ, पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे हम 15 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो कौन सा नहीं है। फर्स्ट है विविध दृष्टिकोण का समावेशन, सेकंड है उचित समावेशन का पालन, थर्ड है विभेदित निर्देश देना, या फिर फोर्थ प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो किस चीज को नहीं पूछा है, विभेदित निर्देश देना भी है, उचित समावेशन का पालन या विविध दृष्टिकोण का समावेशन, ठीक है। क्या नहीं है, एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव थॉट्स। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंपटीशन वाली बात आ गई ना, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव थॉट्स, तो यही ऑप्शन जो है रॉन्ग है ना। एक क्लू मिल जाता है हमें किसी भी, अगर आपको नहीं भी आ रहा है कोई चीज,
ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में से यार बिल्कुल आपके माइंड से नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें क्लू देख सकते हैं आप, है ना, कहीं पर कंपटीशन की भावना चल रही है तो वहां पर वो ऑप्शन रॉन्ग में चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि क्यों है पोर्टफोलियो एक रचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर एक प्रभावशाली प्रणाली? फर्स्ट है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। सेकंड है, वे व्यक्तिगत छात्रों के प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये बात भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित, देखिए रचनात्मक में ये नहीं होगा अंतिम उत्पाद पर। ठीक है, डी है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे देखिएगा यहाँ, है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी भी सही है और डी। ठीक है, जो हमारा समेटिव असेसमेंट है वो आएगा उसके अंदर, सी के अंदर, है ना, ये इन्होंने क्या कहा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ जाएगा ए बी और डी, तो किसमें है, फोर्थ ऑप्शन में है यहाँ पर, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? देखिए मास्टरी गोल पर पूछा है इन्होंने, है ना, किस चीज में मास्टरी होती है? तो फर्स्ट है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। सेकंड, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। थर्ड, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। या फिर फोर्थ, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो क्या करना है, किसी कार्य को करने के लिए अपनी, है ना, अपने खुद की जो स्किल्स हैं, ऑन स्किल्स हैं, महारत तो हम उसी में हासिल करेंगे ना, मास्टरी गोल पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो मास्टर तो हम उसी में होंगे ना जिसमें हमारे में अपने ऑन स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होंगी, है ना, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट होगा, फोकस ऑन इंप्रूविंग ऑन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। सिर्फ हाई ग्रेड करने के लिए, हाई ग्रेड पाने के लिए ये हमारी जो होती है लक्ष्य, जो मास्टरी गोल है वो हाई अपनी इसमें नहीं होती है ना, सिर्फ ये देखिए उच्च ग्रेड प्राप्त करें तो बाहरी हो गई एक तरीके से। ठीक है, इसमें मास्टर नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिएगा अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन से शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है एक प्रगतिशील कक्षा में? ठीक है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकरण का प्राथमिक स्रोत है, ये बात ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यक पड़ने पर आलंब प्रदान करता है। आलंब का मतलब क्या है, जगह जगह पर जहां पर भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव क्लास वही होती है जहां पर बच्चे को कहीं ना कहीं जहां पर भी वो अटक रहा है उसको क्या दे दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, और कैसे अलग अलग सामग्री प्रदान कर रहे हैं क्लासरूम में। भाई सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड से ही आपको व्हाइट बोर्ड से आपको समझा दिया, है ना, जो चीज बच्चों को देख कर आ रही है, जैसे एज ए कंप्यूटर से आजकल हो गया है, कंप्यूटर से हम सिखाया जा रहे हैं, है ना, तो उस तरीके से भी। ठीक है, तो क्या हो रही है, देखिए विविध सामग्री प्रदान की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, बात सही है ये। थर्ड है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन, देखिए कड़ा नहीं होना है हमें इसमें, है ना, ये बात गलत हो जाती है। फोर्थ है, शिक्षक को बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। अब भाई चाहे वो गलत कर रहे हैं उनको हस्तक्षेप नहीं करना, ये बात तो गलत हो जाती है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग सामग्री प्रदान करना बच्चों को उनके अनुसार और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सपोर्ट देना, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
19 क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को किसको प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए पूछा क्या है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में अलग अलग जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न पूछना है वो किस चीज को प्रोत्साहित करते हैं। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, या जेंडर भूमिका को नम्रता के हतोत्साहित को किस चीज को प्रोत्साहन करना है। तो किसको कर रहा है, जी हाँ, क्वेश्चनिंग कर रहा है जेंडर स्टेरियोटाइप्स पर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है। विद्यार्थियों को ये डैश सीखने में सक्षम बनाती है। मैंने बताई थी आपको जीन पियाजे की अलग अलग स्टेज। ठीक है, SPCF से आपको याद दिलाया था। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन एंड फॉर्मल स्टेज, इनके अलग अलग एजेस भी एज बताई थी। ठीक है, इस एज में ये होता है, इस एज में ये होता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग है कि चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता। अब वो मतलब क्या कह रहा है, अज्ञात चीज को भी वो मान रहा है ना। उसके अंदर ये चीज विकसित हो गया कि वो एक्स है कोई चीज। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में कर लेते हैं एक्स चीज क्वेश्चन की माना, सपोज करो ये चीज एक्स है ना, उस चीज का जो उसका माइंड है वो वहां तक डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो वो किस चीज को वो कर रहा है, तो बताइएगा इसमें 20 क्वेश्चन का। ठीक है, उसका मतलब उसकी जो है, उसकी जो माइंड जो है वो मैथ्स में है ना, खासतौर से उसमें बीज गणित और गणना करने में सक्षम हो चुका है। तो कौन से में है, जी हाँ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीज गणित और गणना। थर्ड ऑप्शन इज राइट। फॉर्म एंड ऑपरेशनल स्टेज, भाई हम एल्जेब्रा में निकालते हैं ना। जी हाँ, एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, एक्स की वैल्यू को क्या कर रहा है, विकसित हो रहा है, विकसित हो चुका है एक्स की अज्ञात कर सकता है वो, है ना। तो कौन सा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंखों को बार बार मूंदता है और रगड़ता है, आंखों में लाली आ गई है, उसके सूजन आ गई है जिसे बोलते हैं ना, अक्षर पहचानने में भ्रमित हो रहा है। ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, तो क्या है इसको, आंखों आंखों से रिलेटेड है। तो ये क्या चीज है, दृष्टि संबंधी समस्या। भाई आंखें भी लाल हो रही हैं, आंखों को मसल रहा है, रगड़ रहा है ना, और अक्षर भी पहचान नहीं पा रहा। तो भाषा की समस्या नहीं है, ऐसे स्वलीनता नहीं है, संचार संबंधी कम्युनिकेशन नहीं है, बोलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दृष्टि से रिलेटेड बात हो रही है, विजुअली बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे अब हम असर्शन और रीजन पर। एक और फिर से आ गया है अधिगम अभिकथन। फर्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। इसका रीजन क्या है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। आप बताइएगा कौन सा होगा इसमें आंसर। ए बात बिल्कुल सही कह रहा है ये, कि जो हमारा असेशन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य, रणनीतियां के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। क्या ये इसका दे रहा है रीजन, नहीं ना, जी हाँ। तो ए तो सही है, लेकिन आर जो बात कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो किस में है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। आर बात तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे गैस के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्य को कर पाते हैं जो उनके समीप दूर नाभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। मीन्स प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ जेडपीडी जिसे कहा है ना, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा होगा इसमें? जी हाँ, अधिक जानकार अन्य और किस चीज के इसके अंदर आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल अबाउट, जिसे हमने एमकेओ से बताया था, है ना, बताया था मैंने इसको। एमकेओ के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्य को कर पाते हैं जो उनके जो जेडपीडी है उस क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावशाली रणनीति होगी? फर्स्ट, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य दिया। भाई उसको केंद्रित करना है, बार विचलित हो रहा है वो बच्चा, तो क्या करेंगे? उसको एक जगह सेंटर पर लाने के लिए छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहेंगे, या फिर स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देंगे, या फिर उसके माता पिता को बुलाकर उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। तो आंसर हो जाता है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, गिविंग अ टाइमर टू ए स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, है ना, ये एक बार करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे अब हम यहाँ पर। एक और फिर से यहाँ पर एसेंशियल रीजन आ गया है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करना और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है। यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है तो वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। रीजन क्या दिया है इन्होंने? भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बताइएगा। बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, दोनों ही यहां पर सही है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। सेकंड, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। थर्ड, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। या फिर फोर्थ, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और याद रखना शामिल है। ये तो बात यहीं पे देखते ही हमें गलत देखनी है ना। तो क्या होना है बच्चे को? उसमें सक्रिय होना है, जिसमें बच्चा एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम मदद करनी चाहिए। ठीक है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। देखिए ऊपर वाली बात तो सही है ना, और नीचे वाली भी बात सही है, लेकिन देखिए मैच नहीं कर रहा कि ये उसकी निकाल रहा है ना, व्याख्या कर रहा है ना। देखिए इसमें क्या कहा है कि जितना बच्चा ज्यादा कम होगा, सक्षम होगा, तो उसको ज्यादा इशारे दिए जाएंगे। बात सही है। जितना बच्चा अधिक टैलेंट होता चलेगा, उसको जहां जहां से हल्की वल्की जरूरत पड़ेगी उतना ही उनको मदद करनी है। और इसका रीजन क्या दिया है? बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। चलिए
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? फर्स्ट, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो कौन सा होगा? रेखीय नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी है और विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। जी हाँ, बी सी डी, यहां पर ये तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इज राइट। यहाँ ठीक है, चलिए, लीनियर प्रोसेस नहीं होगा। 29, वह कोई उद्देशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। रीजन क्या दिया है? विकास प्रगति में निरंतर होता रहता है। दोनों ही बात यहां पर देखिए सही है, ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लास्ट है हमारा। 30 क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको पता है ना। और जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर चेक कर रहे हैं अपने आंसर की, वो बताइएगा हमें आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही गए हैं। ठीक है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही चल गए हैं। ठीक है, चलिए। एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। फर्स्ट, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। सेकंड, छात्रों में स्वयंता और पहल को दंडित करना। थर्ड, छात्रों में और पहल को पुरस्कृत करना। या फिर फोर्थ, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। छात्रों में स्वयंता और पहल को पुरस्कृत करना। वेरी गुड। चलिए, इस तरह हमारे यहाँ पर ये 30 क्वेश्चंस जो आए हुए थे आपके इस क्वेश्चन पेपर में, है ना, हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किए हैं। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ पर कितने आंसर सही हुए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।